भिखारी, तू फिर यहाँ घुस आया। निकल यहाँ से, वरना आज तेरी हड्डियाँ तुड़वा दूंगी। गार्ड्स, इस भिखारी को घसीटकर बाहर फेंको। इसे ऐसा सबक सिखाओ कि अपनी औकात हमेशा याद रखे। श्रेया, प्लीज मेरी मदद कर दो। अगर घर में पुराने अखबार या रद्दी हो तो मुझे दे दो। तेरे जैसे कीड़े यहाँ सिर्फ जूठन उठाने के लिए आते हैं, समझा? अपनी औकात देख। सच में इसे देखकर तो बदबू आ रही है। कोई इसे दूर करो, वरना मेरे मेहमानों का मूड पूरी तरह खराब हो जाएगा। आज तुम मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रही हो, कल तुम्हें पता चलेगा कि औकात वक्त बताता है। सुबह के 4 बज रहे थे और पूरे शहर पर कोहरे की चादर लिपटी हुई थी, लेकिन विराज के लिए दिन की शुरुआत 2 घंटे पहले ही हो चुकी थी। वह अपनी पुरानी और जंग लगी साइकिल पर अखबारों के भारी बंडल लादे शहर की पत्थरीली गलियों में पैडल मार रहा था। उसके पैरों में घिसी हुई चप्पलें थीं, जिनमें से एक का अंगूठा टूट चुका था और उसने उसे एक काले धागे से बांध रखा था। विराज सिर्फ 23 साल का है, लेकिन उसके चेहरे पर छाई थकावट उसकी उम्र को 10 साल बड़ा दिखाती थी। उसकी सफेद कमीज के कॉलर पर पसीने और धूल की मोटी परत जम चुकी थी, क्योंकि उसके पास बदलने के लिए बस 2 ही जोड़ी कपड़े थे। अखबार बांटने के बाद उसे सीधे उस अनाज मंडी पहुंचना होता था, जहां भारी बोरियां ढोने का काम मिलता था। विराज यह सब किसी शौक के लिए नहीं, बल्कि अपनी मजबूरी के कारण कर रहा था। उसके पिता, जो कभी एक स्वाभिमानी इंसान थे, अब रीढ़ की हड्डी में लगी चोट के कारण बिस्तर से चिपक गए थे। पिता की महंगी दवाइयों का खर्च और घर का किराया चुकाने का बोझ विराज के उन कंधों पर था जो भूख की वजह से अक्सर कांपने लगते थे। गरीबी ने उसे इस कदर जकड़ रखा था कि वह रात को अक्सर आधा पेट खाना खाकर सो जाता था, ताकि पिता को फल खिला सके। जब वह अखबार बांटकर मंडी पहुंचा तो वहां के मुनीम ने उसे देखते ही गालियां देना शुरू कर दिया। मुनीम चिल्लाया कि ओए फटीचर, कल 2 मिनट देर से आया था, आज का आधा पैसा कटेगा। विराज ने हाथ जोड़कर विनती की कि साहब, पिता की तबीयत खराब थी, इसलिए थोड़ा समय लग गया। पर मुनीम ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्का देकर बोरियों की तरफ भेज दिया। विराज ने जब 60 किलो की बोरी अपनी पीठ पर उठाई तो उसके घुटने चरमरा गए। उसकी रीढ़ की हड्डी में असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन वह जानता था कि अगर आज काम नहीं किया तो शाम को घर में अंधेरा रहेगा। मंडी की धूल और मिट्टी उसके फेफड़ों में भर रही थी, जिससे उसे बार बार खांसी उठती। पर आराम करने का मतलब था पैसे कटना। दोपहर तक काम करने के बाद उसे जो चंद सिक्के मिले, उन्हें उसने अपनी फटी हुई जेब में बड़ी हिफाजत से रख लिया। उसे आज श्रेया के इलाके में भी जाना था, जहां से उसे पुराने अखबार और रद्दी इकट्ठा करनी थी, ताकि कुछ और रुपयों का इंतजाम हो सके। विराज जब श्रेया के उस आलीशान बंगले के सामने अपनी खटारा साइकिल लेकर खड़ा हुआ तो उसे वे पुराने दिन याद आए जब वह और श्रेया साथ में सपने देखते थे। लेकिन आज वह बंगला उसके लिए किसी किले की तरह अभेद्य था। उसने जैसे ही गेट के पास जाकर आवाज दी, अंदर से श्रेया का पालतू कुत्ता भौंकने लगा। तभी बरामदे से श्रेया बाहर आई, जिसने हाथ में एक महंगी कॉफी का कप पकड़ रखा था और लाल कपड़े पहने हुए थे। विराज को इस हाल में देखकर श्रेया के चेहरे पर घृणा की लहर दौड़ गई। उसने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा कि तुम जैसे कंगालों को शर्म नहीं आती, जो सुबह सुबह अपनी मनहूसियत लेकर मेरे दरवाजे पर आ जाते हो। विराज ने धीमी आवाज में कहा कि श्रेया, क्या तुम्हारे घर में कुछ रद्दी या पुराने अखबार हैं? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। श्रेया जोर से हंसी और उसने अपनी सैंडल से जमीन को कुरेदते हुए कहा कि रद्दी तो बहुत है, पर उसे बेचने के लिए भी मैं तुम्हें अपनी चौखट पर नहीं आने दूंगी। श्रेया का मंगेतर, जो शहर के एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, वह भी बाहर आ गया और उसने विराज की साइकिल को लात मार दी, जिससे विराज जमीन पर गिर गया। उस रईस लड़के ने अपनी जेब से 100 का एक नोट निकाला और उसे विराज के चेहरे पर थूक लगाकर चिपका दिया। उसने कहा कि ले भिखारी, ये रख और अपनी इस फटीचर साइकिल को यहां से हटा, वरना पुलिस बुलवा लूंगा। विराज मिट्टी में पड़ा था और उसके हाथ की हथेली छिल गई थी, जिससे खून रिस रहा था। श्रेया ने दया दिखाने के बजाय अपने गार्ड को आदेश दिया कि इस कचरे को घसीटकर सड़क के उस पार फेंक दो। गार्ड ने विराज का कॉलर पकड़ा
और उसे कुत्ते की तरह घसीटते हुए गेट से बाहर कर दिया। गली के लोग यह तमाशा देखकर ठहाके लगा रहे थे और विराज अपनी फटी हुई कमीज को समेटते हुए चुपचाप अपनी साइकिल उठाने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि आंसू पोंछने वाला अब कोई नहीं बचा। विराज ने सड़क पर पड़े उन सिक्कों को उठाया जो गिरने की वजह से बिखर गए थे और अपनी साइकिल पर बैठकर अपनी बस्ती की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे वही मकान मालिक मिला जिसने पिछले 3 महीने से किराया न मिलने पर उसका सामान सड़क पर फेंकने की धमकी दे रखी थी। मकान मालिक ने विराज का रास्ता रोका और उसकी साइकिल की चैन उतार दी। उसने चिल्लाकर कहा कि अगर कल सुबह तक पैसा नहीं मिला तो अपने उस लाचार बाप को लेकर फुटपाथ पर सो जाना। विराज ने सिर्फ सिर झुकाया और कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे पता था कि जुबान चलाने की ताकत सिर्फ अमीरों के पास होती है। जब वह अपने छोटे से कमरे में पहुंचा तो वहां अंधेरा था, क्योंकि बिजली कट चुकी थी। उसके पिता खाट पर पड़े तड़प रहे थे और बुखार से तप रहे थे। विराज ने अंधेरे में ही उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी और अपनी जेब से वो कुचला हुआ नोट निकाला जो उसे जलील करके दिया गया था। विराज की रूह कांप उठी जब उसके पिता ने कांपती आवाज में पूछा कि बेटा, क्या कुछ खाने को लाए हो? विराज के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने बस पानी का गिलास पिता के होठों से लगा दिया। उस रात वह भूखे पेट जमीन पर लेटा था और खिड़की से दिखते उन ऊंचे अपार्टमेंट्स को देख रहा था जहां रोशनी जगमगा रही थी। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींच ली कि उसके नाखून उसकी खाल में धंस गए। उसके दिमाग में बार बार श्रेया के वो शब्द गूंज रहे थे कि तुम जैसे कीड़े सिर्फ गंदगी में रहने के लिए बने हैं। विराज ने खुद से वादा किया कि वह यह सब तब तक सहेगा जब तक कि उसके पिता ठीक नहीं हो जाते। रात के सन्नाटे में उसके पिता की खांसी पूरे कमरे में गूंज रही थी और विराज जमीन पर लेटा फटी हुई चटाई के तिनकों को अपनी उंगलियों से सहला रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे कल श्रेया ने उसे सरेआम जलील किया था और उसके मंगेतर ने उसकी साइकिल को लात मारी थी। सुबह के 4 बजते ही विराज की आंखें खुल गईं, क्योंकि उसे पता था कि अगर आज वह मंडी जल्दी नहीं पहुंचा तो कोई और उसकी जगह बोरी ढोने का काम ले लेगा। उसने धीरे से अपने पिता के माथे को छुआ, जो अभी भी बुखार से तप रहे थे, और चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया। बाहर ओस गिर रही थी और विराज की पुरानी कमीज उस ठंडी हवा को रोकने में नाकाम थी। उसने अपनी उस टूटी हुई साइकिल को उठाया जिसकी चैन कल मकान मालिक ने उतार दी थी और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा। उसके हाथों में ग्रीस और कालिख जम गई थी, पर उसके पास हाथ धोने के लिए साबुन तक नहीं था। रास्ते में चलते हुए उसे हर नुक्कड़ पर वही लोग दिख रहे थे जो कल उसका मजाक उड़ा रहे थे। विराज जब मंडी पहुंचा तो वहां का नजारा और भी खौफनाक था, क्योंकि आज वहां काम कम और मजदूर ज्यादा थे। मुनीम ने विराज को देखते ही अपनी नाक सिकोड़ी और कहा कि ओए फटीचर, आज काम नहीं है, यहां से दफा हो जा। विराज ने मुनीम के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला कि साहब, आज पिता की दवाई लेनी है, मुझे कोई भी छोटा काम दे दीजिए। मुनीम ने अपनी जूती विराज के हाथ पर रख दी और दबाते हुए बोला कि अगर काम चाहिए तो जा पीछे वाले नाले की सफाई कर, क्योंकि कोई और वह गंदा काम करने को तैयार नहीं है। विराज का कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि वह एक पढ़े लिखे परिवार से था, लेकिन अपनी मजबूरी के आगे उसने अपना सिर झुका लिया। वह उस बदबूदार नाले के पास गया और अपने हाथों से उस कचरे को साफ करने लगा जिसे देखकर लोग अपनी आंखें फेर लेते थे। दोपहर तक वह पूरी तरह गंदगी और कीचड़ में सन चुका था और उसके शरीर से ऐसी बदबू आ रही थी कि मक्खियां उसके आसपास भिन-भिना रही थीं। जब वह काम खत्म करके मुनीम के पास पैसे लेने गया तो मुनीम ने उसे सिर्फ 50 रुपए थमाए और कहा कि बाकी के पैसे कल मिलेंगे। विराज ने जब विरोध करने की कोशिश की तो मुनीम के गुंडों ने उसे धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया। विराज उसी हालत में अपनी साइकिल पर बैठकर घर की तरफ जा रहा था कि तभी रास्ते में एक महंगी शोरूम के बाहर श्रेया अपनी सहेलियों के साथ खड़ी दिखी। श्रेया ने जैसे ही विराज को उस हालत में देखा, उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और अपनी सहेलियों से कहा कि देखो, यह है मेरा पुराना आशिक जो अब नाले का कीड़ा बन चुका है। श्रेया की सहेलियों ने अपने मुंह पर रुमाल रख लिया
और विराज पर फप्तियां कसने लगीं कि कितनी गंदी बदबू आ रही है इससे। श्रेया आगे बढ़ी और उसने विराज की साइकिल पर अपनी कोल्ड ड्रिंक उड़ेल दी और कहा कि कम से कम थोड़ा साफ तो हो जाएगा। विराज चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने पलटकर जवाब दिया तो बात बढ़ जाएगी। श्रेया ने विराज के कान में आकर धीरे से कहा कि तू चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, पर तेरी किस्मत में सिर्फ गटर साफ करना ही लिखा है। विराज वहां से निकला और सीधे एक छोटी सी क्लिनिक पर गया, जहां उसने अपनी जेब के वो 10 रुपए डॉक्टर के सामने रख दिए। डॉक्टर ने उसे झिड़कते हुए कहा कि इन पैसों में तो पट्टी भी नहीं आती, अपने बाप को लेकर कहीं और जा। विराज की आंखों में खून उतर आया था, पर उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बाहर निकल आया। तभी उसे रास्ते में एक पुराना आदमी मिला, जिसने उसे पहचान लिया और उसे एक लिफाफा देने की कोशिश की। उस आदमी ने कहा कि बेटा, कब ऐसे ही जुते रहोगे, तुम्हारे पिता की हालत देखी नहीं जाती। विराज ने उस आदमी को चुप रहने का इशारा किया और लिफाफा लेने से मना कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी सच्चाई अभी किसी के सामने आए। वह घर पहुंचा तो देखा कि मकान मालिक ने उसके पिता को खाट समेत घर से बाहर सड़क पर निकाल दिया था। उसके पिता धूल में पड़े तड़प रहे थे और पास में उनकी दवाइयों की खाली शीशियां बिखरी पड़ी थीं। विराज यह देखकर पागल हो गया और उसने मकान मालिक का कॉलर पकड़ लिया, पर तभी पुलिस की गाड़ी वहां आ गई। मकान मालिक ने झूठा आरोप लगा दिया कि विराज ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने बिना कुछ सुने विराज पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए और उसके फटे हुए कपड़ों को और भी तार तार कर दिया। विराज सड़क पर पड़ा कराह रहा था और उसके पिता आंखों में आंसू लिए उसे देख रहे थे। पुलिस वाले ने विराज के मुंह पर थूका और कहा कि दोबारा इस इलाके में दिखा तो हवालात में सड़ा दूंगा। विराज ने अपने पिता को सहारा देकर उठाया और एक पुराने पेड़ के नीचे ले गया, जहां बारिश का पानी उन्हें भिगो रहा था। उसे लग रहा था कि आज उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है, पर उसे क्या पता था कि अभी और भी अपमान बाकी है। रात के अंधेरे में उसने देखा कि श्रेया अपनी कार से उधर से गुजर रही थी और उसने विराज को सड़क पर पड़ा देखकर कार रोक दी। उसने कार का शीशा नीचे किया और एक 5 रुपए का सिक्का विराज की तरफ फेंकते हुए कहा कि आज रात का खाना इससे खा लेना। विराज ने उस सिक्के को नहीं उठाया, बल्कि अपनी आंखों में एक ऐसी नफरत भरी चमक पैदा की जो श्रेया को डरा गई। श्रेया वहां से बड़बड़ाते हुए निकल गई कि इसकी अकड़ अभी भी कम नहीं हुई है। विराज ने अपने पिता के कान में धीरे से कहा कि बस थोड़ा और इंतजार कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसे याद आया कि उसकी पुरानी फटी हुई डायरी के पीछे एक गुप्त नंबर लिखा था, जिसे उसने सालों से डायल नहीं किया था। वह उठा और पास के एक पीसीओ पर गया, जहां उसने अपनी मेहनत के आखिरी 2 सिक्के डाले। फोन की घंटी बजती रही और विराज का दिल धड़क रहा था कि क्या वह नंबर अभी भी चालू होगा। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, जिसने विराज का नाम लिया और विराज के रोंगटे खड़े हो गए। विराज ने सिर्फ इतना कहा कि मुझे कल सुबह एक ऐसी चीज की जरूरत है जो इस शहर को हिला दे। फोन काटकर जब वह वापस आया तो उसके चलने का अंदाज बदल चुका था और उसके चेहरे की लाचारी गायब थी। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो विराज उसी फटी हुई शर्ट में था, पर उसकी आंखों में एक विजेता का भाव था। वह फिर से मंडी पहुंचा, जहां मुनीम उसे पीटने के लिए डंडा लेकर तैयार खड़ा था। मुनीम ने जैसे ही विराज पर हाथ उठाना चाहा, तभी वहां एक बहुत बड़ी और महंगी ब्लैक कार आकर रुकी। कार में से एक आदमी सूट पहनकर बाहर निकला और उसने विराज को देखते ही अपना सिर झुका लिया। मुनीम और आसपास के मजदूर यह देखकर हक्के बक्के रह गए कि इतना बड़ा आदमी इस फटीचर के सामने क्यों झुक रहा है। विराज ने उस आदमी से कुछ नहीं कहा, बस अपनी फटी हुई साइकिल की तरफ इशारा किया। उस आदमी ने तुरंत एक ब्रीफ केस खोला और मुनीम के मुंह पर नोटों की गड्डियां दे मारी और कहा कि आज से यह मंडी इस लड़के की है। मुनीम के पसीने छूटने लगे और वह विराज के पैरों में गिर गया, पर विराज ने उसे लात मारकर हटा दिया। विराज ने अभी अपनी पहचान जाहिर नहीं की थी, क्योंकि उसे असली हिसाब तो श्रेया से चुकता करना था।
वह अपनी उसी खटारा साइकिल पर बैठा और श्रेया के घर की तरफ चल दिया, जहां आज एक बहुत बड़ी पार्टी थी। श्रेया के घर के बाहर बाउंसरों ने विराज को रोक लिया और उसे गालियां देकर भगाने लगे। तभी विराज ने अपनी जेब से एक पुराना और गंदा सा कार्ड निकाला, जिसे देखकर बाउंसरों के होश उड़ गए। उन लोगों ने तुरंत रास्ता छोड़ दिया और विराज सीधे उस महफिल के बीच पहुंच गया जहां शहर के सबसे बड़े रईस जमा थे। श्रेया ने जैसे ही विराज को देखा, वह चिल्लाई कि इस बदबूदार लड़के को अंदर किसने आने दिया। विराज ने कुछ नहीं कहा, बस एक कोने में खड़ा होकर तमाशा देखता रहा, जैसे वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। तभी पार्टी में एक घोषणा हुई कि इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी टाइटन ग्लोबल्स का असली मालिक आज यहां आने वाला है। श्रेया और उसका मंगेतर अपनी जगह से खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें उस कंपनी से एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था। श्रेया ने अपने मंगेतर से कहा कि अगर यह डील मिल गई तो हम इस देश के सबसे अमीर कपल बन जाएंगे। विराज यह सब सुन रहा था और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जो किसी बड़े तूफान की आहट थी। जैसे ही घड़ी में 12 बजे पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया, क्योंकि वीआईपी मेहमान आने वाला था। श्रेया की नजरें दरवाजे पर टिकी थीं, पर तभी उसने देखा कि विराज मंच की तरफ बढ़ रहा है। वह चिल्लाई कि ओए भिखारी, नीचे उतर, वहां तेरा बाप भी नहीं खड़ा हो सकता। विराज ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और पहली बार जोर से हंसा, जो किसी डरावनी आवाज जैसा था। हॉल में मौजूद गार्ड्स विराज की तरफ दौड़े, पर तभी कुछ ऐसा हुआ कि सबकी सांसें थम गईं। विराज ने अपनी शर्ट के ऊपर लगा वो काला धागा तोड़ दिया और उसके गले में चमकता हुआ एक ऐसा पेंडेंट दिखा, जो सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर खानदान के वारिस के पास होता था। पर अभी भी विराज ने अपनी जबान नहीं खोली थी और न ही अपना असली नाम बताया था, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक मामूली मजदूर के पास वो चीज कैसे आई। श्रेया का मंगेतर डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि उसे उस पेंडेंट की कीमत का अंदाजा था। विराज ने मंच पर रखे माइक को पकड़ा और सिर्फ एक वाक्य बोला, जिससे पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। उसने कहा कि जो सम्मान पैसे से खरीदा जाए वह सम्मान नहीं होता, और जो गरीबी का मजाक उड़ाए वह इंसान नहीं होता। श्रेया ने उसे धक्का देने की कोशिश की, पर विराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी आंखों में झांकने पर मजबूर कर दिया। विराज की आंखों में वो आग थी, जिसे देखकर श्रेया को अपनी मौत सामने नजर आने लगी। तभी दरवाजा खुला और पुलिस के बड़े अधिकारी अंदर आए, पर वे विराज को गिरफ्तार करने नहीं, बल्कि उसे सैल्यूट करने आए थे। विराज ने पुलिस वाले से कहा कि अभी समय नहीं आया है, और वह वहां से बाहर निकल गया। वह रात को फिर उसी पेड़ के नीचे लौटा जहां उसके पिता सो रहे थे, और उसने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बस एक दिन और। पिता की आंखों में वो लाचारी थी, जिसे देखकर विराज का कलेजा फटा जा रहा था। रात भर बारिश होती रही और विराज उस पेड़ की ओट में अपने पिता को बचाते हुए खुद पूरी तरह भीग गया। उसकी फटी हुई कमीज शरीर से चिपक गई थी और ठंड के मारे उसके दांत किटकिटा रहे थे। सुबह होते ही वह फिर से अपनी उसी पुरानी और टेढ़ी हो चुकी साइकिल पर सवार हुआ। आज उसे शहर के सबसे पॉश इलाके में जाना था, क्योंकि वहां एक बहुत बड़ी कोठी में पुराने लोहे और कबाड़ को निकालने का काम मिला था। रास्ते में चलते हुए विराज को भूख के मारे चक्कर आ रहे थे, पर उसकी जेब में एक ढेला भी नहीं था। जब वह उस कोठी के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। वह कोठी श्रेया के सबसे खास दोस्त और इस शहर के एक रईस बिल्डर की थी। विराज ने जैसे ही गेट के अंदर अपनी साइकिल घुसाई, गार्ड ने उसे डंडा मारकर रोक दिया। गार्ड चिल्लाया कि ओए गंदे नाले के कीड़े, अपनी ये खटारा बाहर खड़ी कर, वरना अभी हवा निकाल दूंगा। विराज ने चुपचाप अपनी साइकिल बाहर खड़ी की और सिर झुकाकर अंदर गया। कोठी के लॉन में श्रेया अपने हाथ में जूस का गिलास लिए टहल रही थी। जैसे ही उसकी नजर विराज पर पड़ी, उसने नफरत से अपना मुंह फेर लिया। श्रेया ने अपने दोस्त से कहा कि देखो राघव, इस भिखारी को मैंने कल भी समझाया था, पर यह कुत्ते की पूंछ की तरह बार बार मेरे सामने आ जाता है। राघव ने हंसते हुए विराज के पास जाकर उसके फटे हुए जूतों पर अपना पैर रख दिया। राघव बोला कि सुना है तू कबाड़ बीनता है, तो आज तुझे एक बड़ा काम देते हैं। राघव ने अपने पालतू कुत्ते का मल साफ करने की तरफ इशारा किया और कहा कि अगर तूने यह साफ कर दिया
तो तुझे आज के खाने के पैसे मिल जाएंगे। विराज की मुट्ठियां भींच गईं और उसके चेहरे पर खून उतर आया, पर अपने बीमार पिता की सूरत याद आते ही वह फिर से शांत हो गया। उसने बिना कुछ बोले उस गंदगी को साफ करना शुरू किया, जबकि श्रेया और राघव ऊपर खड़े होकर उसका वीडियो बना रहे थे। श्रेया ने हंसते हुए कहा कि विराज देख ले, यही तेरी असली जगह है और तू कभी इससे ऊपर नहीं उठ पाएगा। दोपहर की तपती धूप में विराज को पसीना आ रहा था और कोठी के नौकर भी उसे धक्के मार रहे थे। जब काम खत्म हुआ तो राघव ने उसे पैसे देने के बजाय एक बासी रोटी का टुकड़ा फेंक दिया और कहा कि जा इसे खाकर अपनी भूख मिटा। विराज ने उस रोटी को नहीं उठाया और चुपचाप वहां से बाहर निकल आया। सड़क पर चलते समय उसे फिर वही पुराना आदमी मिला जिसने उसे कल लिफाफा देने की कोशिश की थी। वह आदमी विराज के पास आया और बोला कि हुजूर कब तक ये जुल्म सहेंगे, आप बस एक बार इशारा तो कीजिए। विराज ने उसे गुस्से में देखा और कहा कि चुप रहो, जब तक मैं न कहूं कोई भी हरकत नहीं होनी चाहिए। विराज वापस अपनी बस्ती की तरफ जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे कुछ गुंडों ने घेर लिया। ये वही गुंडे थे जिन्हें श्रेया के मंगेतर ने विराज को और भी ज्यादा पीटने के लिए भेजा था। उन्होंने विराज की साइकिल को नाले में फेंक दिया और उसे लातों घूंसों से मारना शुरू किया। विराज सड़क पर गिर गया और उसका सिर फट गया, जिससे खून की धारा बहने लगी। गुंडे चिल्ला रहे थे कि तुझे बोला था ना कि शहर छोड़ दे, वरना जिंदा नहीं बचेगा। विराज मिट्टी में पड़ा तड़प रहा था और आसपास से गुजरते लोग उसे देखकर मुंह फेर रहे थे। तभी वहां से श्रेया की कार गुजरी और उसने गाड़ी रोककर विराज की हालत देखी। श्रेया ने गाड़ी से उतरकर विराज के घाव पर अपनी सैंडल की नोक मारी और कहा कि तू मर क्यों नहीं जाता, ताकि मेरी आंखों के सामने से ये गंदगी साफ हो जाए। विराज ने खून से सनी आंखों से उसे देखा और उसकी आंखों में अब भी वो रहस्यमयी चमक थी जिसने श्रेया को पल भर के लिए डरा दिया। श्रेया बड़बड़ाते हुए चली गई कि यह इंसान है या पत्थर। विराज किसी तरह लंगड़ाते हुए अपने पिता के पास पहुंचा, जहां मकान मालिक फिर से चिल्ला रहा था। मकान मालिक ने विराज के पिता की दवाई की आखिरी शीशी भी जमीन पर पटक कर तोड़ दी। विराज ने देखा कि उसके पिता की सांसें उखड़ रही थीं और उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। वह पागलों की तरह अस्पताल की तरफ भागा, पर उसे हर जगह से दुत्कार दिया गया क्योंकि विराज की हालत अब मरने जैसी हो चुकी थी। तभी रात के अंधेरे में एक अज्ञात कॉल विराज के उस पुराने टूटे हुए फोन पर आया। विराज ने फोन उठाया और सिर्फ इतना सुना कि वक्त पूरा हुआ। विराज ने अपने चेहरे का खून पोंछा और एक ऐसी हंसी हंसा जो किसी भी इंसान की रूह कपा दे। उसने अपनी फटी हुई कमीज का बटन बंद किया और अपनी टूटी हुई साइकिल को वहीं छोड़ दिया। अब वह बिना किसी सहारे के उस तरफ पैदल चलने लगा जहां शहर का सबसे बड़ा होटल रॉयल पैलेस था। वहां आज एक इंटरनेशनल बिजनेस मीट होने वाली थी जिसमें पूरी दुनिया के रईस आने वाले थे। विराज के फटे हुए कपड़े धूल से सने थे और उसके सिर से खून टपक रहा था। वह जैसे ही होटल के पास पहुंचा, बाउंसरों ने उसे पकड़ लिया और सड़क पर फेंक दिया। विराज वहीं जमीन पर बैठा रहा और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। लोगों को लग रहा था कि यह लड़का पागल हो गया है, पर विराज को पता था कि यह सन्नाटा किसी बड़े तूफान से पहले का है। तभी होटल के अंदर से एक बड़े ऑफिसर की आवाज आई कि वीआईपी गेस्ट की गाड़ी पहुंचने वाली है, सब सावधान हो जाओ। श्रेया और उसके अमीर दोस्त भी उसी होटल के गेट पर खड़े थे और विराज का मजाक उड़ा रहे थे। श्रेया ने कहा कि देखो यह भिखारी यहां भी आ गया, शायद इसे जूठन खानी है। विराज ने श्रेया की आंखों में आंखें डालकर देखा और पहली बार एक डरावनी आवाज में बोला कि कल सुबह तक तुम अपनी पहचान ढूंढती रहोगी श्रेया। श्रेया को कुछ समझ नहीं आया और वह उसे पागल समझकर अंदर चली गई, क्योंकि विराज की लाचारी अब भी वैसी ही थी, पर उसके बोलने का लहजा बदल चुका था। विराज ने अपनी फटी जेब से एक सिक्का निकाला और उसे हवा में उछाला। सिक्का जैसे ही जमीन पर गिरा, विराज की आंखों में एक भयानक शांति छा गई। अगले कुछ घंटों में जो होने वाला था उसकी कल्पना इस शहर का कोई भी इंसान नहीं कर सकता था। विराज वहीं होटल के बाहर की फुटपाथ पर बैठ गया और विराज ने अपनी फटी जेब से एक सिक्का निकाला और उसे हवा में उछाला। सिक्का होटल की चमकती हुई टाइल्स पर गिरकर खनखनाया और लुढ़कते हुए श्रेया के महंगे सैंडल के पास जाकर रुक गया।
श्रेया ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए उस सिक्के को देखा जैसे वह कोई जहरीला बिच्छू हो। उसने अपनी हील से उस सिक्के को ठोकर मारी और वह पास के गंदे गटर में जा गिरा। श्रेया जोर से हंसी और अपनी सहेली से बोली कि देखो, इस कंगाल की रईसी अभी भी 5 रुपये के सिक्के में अटकी हुई है। विराज ने कुछ नहीं कहा, बस झुककर अपनी फटी हुई चप्पल को ठीक करने लगा, जिसका फीता एक बार फिर टूट चुका था। रात का सन्नाटा गहरा रहा था और होटल के बाहर खड़े बाउंसरों ने विराज को कॉलर से पकड़कर सड़क के उस पार खींच दिया। एक बाउंसर ने उसके पेट में लात मारते हुए कहा कि ओए भिखारी, यहां दोबारा दिखा तो टांगें तोड़कर हाथ में दे दूंगा। विराज सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर जा गिरा, जहां आवारा कुत्ते भौंक रहे थे। उसके सिर का जख्म फिर से रिसने लगा था और खून उसकी आंखों के सामने धुंधलापन ला रहा था। वह घिसटते हुए उस पेड़ के पास पहुंचा जहां उसके पिता कांप रहे थे। पिता की आवाज अब और भी धीमी हो गई थी और वह बस पानी पानी पुकार रहे थे। विराज ने पास के एक नल से अपनी फटी हुई बोतल में पानी भरा, पर नल से मटमैला पानी निकल रहा था। उसके पास पिता को एक बिस्किट खिलाने तक के पैसे नहीं बचे थे। भूख और प्यास से विराज का शरीर सूख कर कांटा हो गया था। तभी वहां से एक कचरा उठाने वाली गाड़ी गुजरी और ड्राइवर ने विराज पर चिल्लाते हुए कहा कि अपना यह कचरा यहां से हटा, वरना गाड़ी चढ़ा दूंगा। विराज ने अपने पिता को सहारा देकर उठाया और उन्हें पास की एक पुरानी टूटी हुई बस स्टॉप की बेंच पर लिटा दिया। वहां मच्छर उसे काट रहे थे और बदबू इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल था। विराज ने अपनी फटी हुई कमीज उतारकर अपने पिता को उड़ा दी और खुद नंगे बदन उस सर्द रात में ठिठुरने लगा। उसके सीने पर पुरानी चोटों के निशान थे जो उसकी गरीबी की गवाही दे रहे थे। सुबह के 3 बज रहे थे जब विराज को लगा कि उसके पिता का शरीर पत्थर की तरह ठंडा पड़ रहा है। वह पागलों की तरह सड़क पर दौड़ने लगा और हर गुजरती गाड़ी को हाथ दिया, पर किसी ने अपनी महंगी कार नहीं रोकी। एक रईस लड़के ने अपनी कार का शीशा नीचे किया और विराज के ऊपर बचा हुआ ठंडा जूस फेंक दिया और हंसते हुए निकल गया। विराज वहीं सड़क के बीचों बीच बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे लग रहा था कि उसकी मेहनत और उसकी ईमानदारी ने उसे सिर्फ जिल्लत के सिवा कुछ नहीं दिया। वह वापस अपने पिता के पास पहुंचा और देखा कि कुछ आवारा लड़के उनके पास खड़े होकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उन लड़कों ने विराज की वो पुरानी साइकिल उठा ली थी जो उसने नाले से निकाली थी और उसे पत्थर मार मार कर पूरी तरह तोड़ दिया। विराज ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने विराज को जमीन पर पटक कर उसके मुंह पर कीचड़ मल दिया। विराज वहीं पड़ा रहा और उसकी आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, विराज ने देखा कि होटल रॉयल पैलेस के बाहर हलचल बढ़ गई है। वहां बड़े बड़े बैनर लग रहे थे जिन पर इंटरनेशनल इन्वेस्टर समिट लिखा था। विराज अपनी उसी फटी हुई हालत में वहां पहुंचा क्योंकि उसे पता था कि आज शहर के सारे रईस वहां जमा होंगे और शायद कोई उसे थोड़ा काम दे दे। उसने होटल के पिछले दरवाजे पर जाकर शेफ के पैर पकड़े और कहा कि मुझे बर्तन मांजने का काम दे दो साहब। शेफ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि तेरी शक्ल देखकर तो कुत्ते भी खाना छोड़ दें, जा यहां से भाग। विराज को वहां से भी धक्के मारकर निकाल दिया गया। वह होटल की पार्किंग में जाकर छुप गया जहां उसे उम्मीद थी कि कोई गाड़ी साफ करने का काम मिल जाएगा। वहां उसे फिर श्रेया मिली जो अपने मंगेतर के साथ अपनी नई चमचमाती कार से उतरी थी। श्रेया ने विराज को देखते ही अपनी सहेलियों से कहा कि यह लड़का तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, शायद इसे पुलिस का डंडा खाना ही पसंद है। श्रेया के मंगेतर ने विराज के हाथ पर अपनी महंगी कार की चाबी फेंक कर मारी और कहा कि जा इसे साफ कर और अगर एक भी खरोंच आई तो तुझे जेल भेज दूंगा। विराज ने कांपते हाथों से कपड़ा उठाया और उस कार को साफ करने लगा, जबकि वह खुद 2 दिनों से भूखा था। कार साफ करने के बाद जब उसने पैसे मांगे तो श्रेया ने अपनी पर्स से एक फटा हुआ 10 का नोट निकाला और उसे हवा में उड़ा दिया। विराज उस नोट को पकड़ने के लिए दौड़ा तो उसका पैर फिसल गया और वह कीचड़ में गिर गया। पूरी पार्किंग में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा और विराज वहीं मिट्टी में सना हुआ अपनी किस्मत को कोसता रहा। उसने देखा कि उसके पिता की दवाई की पर्ची भी उस कीचड़ में भीगकर खराब हो गई थी। विराज का दिल बैठ गया क्योंकि अब उसके पास पिता की दवाई का नाम तक नहीं बचा था।
वह पागलों की तरह उस पर्ची को सुखाने की कोशिश करने लगा, पर सब बेकार था। तभी एक काली बड़ी गाड़ी उसके पास आकर रुकी और उसमें से एक आदमी उतरा जिसने विराज को गौर से देखा। उस आदमी ने विराज से पूछा कि तुम्हारी यह हालत किसने की? विराज ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर झुका लिया, क्योंकि उसे पता था कि शिकायत करने से गरीबी कम नहीं होती। उस आदमी ने विराज को एक पुराना लिफाफा दिया और कहा कि इसे संभाल कर रखो, शायद तुम्हारे काम आए। विराज ने वो लिफाफा अपनी फटी जेब में डाल लिया बिना उसे खोले। वह फिर से अपने पिता के पास जाने लगा कि तभी रास्ते में उसे मकान मालिक के गुंडों ने फिर पकड़ लिया। उन्होंने विराज को एक अंधेरे गोदाम में ले जाकर बंद कर दिया और कहा कि जब तक किराया नहीं आएगा तू यहीं सड़ेगा। विराज उस अंधेरे कमरे में अकेला था और उसे बाहर से अपने पिता के खांसने की आवाज आ रही थी। वह दरवाजे को पीटता रहा, पर कोई सुनने वाला नहीं था। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी शांति छा गई थी, जो किसी बड़े तूफान का इशारा थी। उसने उस लिफाफे को निकाला जो उस आदमी ने दिया था, पर अंधेरे की वजह से वह कुछ पढ़ नहीं पा रहा था। विराज ने दीवार पर अपना सिर दे मारा और उसके माथे से खून निकलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में इतना अंधेरा क्यों है। तभी उसे याद आया कि आज वही दिन है जिसका उसे सालों से इंतजार था, पर वह इस वक्त एक काल कोठरी में बंद था। विराज ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और उस पुरानी लकड़ी के दरवाजे पर जोर से टक्कर मारी। दरवाजा नहीं टूटा, पर विराज का कंधा उतर गया। वह दर्द से तड़प उठा और वहीं जमीन पर लेट गया, क्योंकि शहर के बड़े होटल में मीटिंग शुरू होने वाली थी और विराज यहां कैद था। श्रेया और उसके साथी अब उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने वाले थे जो उनकी जिंदगी बदल देने वाला था। विराज को लग रहा था कि वह हार गया है, पर तभी गोदाम की छत से एक छोटी सी रोशनी की किरण उसके चेहरे पर पड़ी। विराज ने उस रोशनी में अपने हाथ को देखा, जो मेहनत की वजह से पूरी तरह काले पड़ चुके थे। उसने एक बार फिर कोशिश की और इस बार उसने अपनी बेबसी को अपनी ताकत बना लिया। वह किसी तरह उस गोदाम की खिड़की तक पहुंचा और बाहर की तरफ देखा, जहां गाड़ियां तेजी से होटल की तरफ जा रही थीं। विराज ने खिड़की से छलांग लगा दी और ऊंचाई से गिरने की वजह से उसका पैर बुरी तरह मुड़ गया। वह लंगड़ाते हुए सड़क पर दौड़ने लगा, जबकि उसका खून हर कदम पर निशान छोड़ रहा था। लोग उसे देख रहे थे और उसे पागल समझकर रास्ता छोड़ रहे थे। विराज के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि आज उसे उस होटल के अंदर पहुंचना ही होगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। वह जैसे ही होटल के पास पहुंचा, उसने देखा कि श्रेया और राघव स्टेज पर खड़े होकर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। विराज गेट पर पहुंचा तो गार्ड्स ने उसे फिर से लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। विराज जमीन पर गिर गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया है और वह अपने पिता को कभी नहीं बचा पाएगा। तभी होटल के लाउडस्पीकर पर एक नाम गूंजा, जिसने पूरे हॉल को खामोश कर दिया। श्रेया के चेहरे का रंग उड़ गया और वह चारों तरफ देखने लगी कि वह शख्स कहां है। विराज वहीं मिट्टी में पड़ा हुआ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और उसके हाथ उस फटे हुए लिफाफे पर टिके थे जो उसकी जेब से बाहर निकल आया था। हॉल में मौजूद हजारों लोगों की नजरें अब मुख्य दरवाजे पर थीं, जहां से वह गुमनाम मालिक आने वाला था। विराज ने अपनी आंखें बंद कर लीं। बंद होती आंखों के सामने अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह घूम गई। होटल के बाउंसरों ने उसे कचरे के ढेर की तरह घसीटकर गेट से बाहर सड़क पर फेंक दिया था। उसके सिर से बहता खून अब उसकी फटी हुई कमीज को पूरी तरह लाल कर चुका था। ठीक उसी समय होटल के आलीशान हॉल में माइक पर घोषणा हुई कि लेडीज एंड जेंटलमैन, उस महान शख्सियत का स्वागत कीजिए जो इस पूरे शहर की जमीन और इस होटल के असली मालिक हैं और जिनकी एक दस्तखत से श्रेया की डूबती हुई कंपनी को करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। श्रेया अपनी सिल्क की साड़ी संभालते हुए और चेहरे पर नकली मुस्कान लिए स्टेज के पास खड़ी थी। उसका मंगेतर राघव गर्व से सीना चौड़ा किए खड़ा था, क्योंकि उसे यकीन था कि आज उनकी किस्मत चमकने वाली है। बाहर सड़क पर गिरे हुए विराज ने अपनी कांपती उंगलियों से उस फटे हुए लिफाफे को खोला जो उस आदमी ने उसे दिया था। उस लिफाफे के अंदर कोई पैसा नहीं था, बल्कि एक छोटा सा गोल्डन की चैन था जिस पर एक बाज का निशान बना था।
विराज ने उस निशान को देखते ही अपनी सारी पीड़ा भुला दी और अपनी टूटी हुई टांग के सहारे खड़ा होने की कोशिश करने लगा। वह लंगड़ाते हुए फिर से होटल के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ा। इस बार जब गार्ड्स ने उसे रोकने के लिए लाठी उठाई तो विराज ने वो गोल्डन की चैन उनके सामने कर दिया। उन ऊंचे पूरे बाउंसरों के हाथ हवा में ही जम गए और उनके चेहरों पर ऐसा खौफ छा गया जैसे उन्होंने साक्षात मौत देख ली हो। उन्होंने तुरंत रास्ता छोड़ दिया और झुककर विराज को अंदर जाने का रास्ता दिया। विराज उसी फटे हुए कपड़ों में कीचड़ और खून से लथपथ होकर उस हॉल के बीचों बीच पहुंच गया जहां इत्र की खुशबू और अमीरी का दिखावा चरम पर था। जैसे ही विराज हॉल के अंदर दाखिल हुआ, श्रेया की नजर उस पर पड़ी। वह चिल्लाकर स्टेज से नीचे उतरी और विराज के पास पहुंचकर उसका कॉलर पकड़ लिया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? तूने मेरी महफिल गंदी कर दी और गार्ड्स इसे अभी धक्के मारकर बाहर निकालो, वरना मैं तुम सबकी नौकरी खा जाऊंगी। राघव भी वहां आ गया और उसने विराज के सीने पर उंगली टिकाते हुए कहा कि ओए भिखारी, आज तो तुझे जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। विराज चुपचाप श्रेया की आंखों में देख रहा था, जिसमें अब कोई बेबसी नहीं बल्कि एक गहरा समंदर था। तभी होटल के जनरल मैनेजर और शहर के सबसे बड़े पुलिस कमिश्नर दौड़ते हुए वहां पहुंचे। श्रेया को लगा कि वे विराज को गिरफ्तार करने आए हैं और वह मुस्कुराकर बोली कि कमिश्नर साहब ले जाइए इस कचरे को यहां से। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने वहां मौजूद हजारों लोगों के दिल की धड़कन रोक दी। पुलिस कमिश्नर और मैनेजर ने विराज के सामने झुककर सलाम किया और मैनेजर ने कांपती आवाज में कहा कि सर, हम माफी चाहते हैं, हमें अंदाजा नहीं था कि आप इस हाल में यहां आएंगे। हॉल में सन्नाटा छा गया और श्रेया के हाथ से जूस का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। विराज ने अपनी फटी हुई जेब से एक रूमाल निकाला और अपने चेहरे का खून पोंछते हुए सीधे स्टेज की तरफ बढ़ा। मंच पर पहुंचकर विराज ने अपनी फटी हुई कमीज की आस्तीन को ऊपर किया, जहां उसकी कलाई पर एक बहुत पुराना और कीमती जन्म चिन्ह था जो केवल राठौर खानदान के वारिसों के पास होता था। विराज ने माइक संभाला और उसकी आवाज पूरे हॉल में शेर की दहाड़ की तरह गूंजी। उसने कहा कि श्रेया, तुमने कल कहा था कि मेरी औकात नाली के कीड़े जैसी है और आज तुम जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहां खड़ी हो उस पर दस्तखत करने वाला हाथ मेरा ही होने वाला था। श्रेया के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह कांपने लगी। विराज ने आगे बताया कि वह पिछले 3 सालों से अपनी पहचान छुपाकर इसलिए जी रहा था क्योंकि उसके पिता ने उसे एक चुनौती दी थी कि बिना पैसे और नाम के इस दुनिया की असलियत देखो। विराज ने कहा कि मैंने गरीबी देखी, भूख देखी और सबसे बढ़कर तुम्हारी वो नफरत देखी जो तुमने एक इंसान के लिए दिखाई। राघव ने बीच में बोलने की कोशिश की तो विराज ने उसे एक इशारा किया और तभी स्क्रीन पर राघव की कंपनी के दिवालिया होने के दस्तावेज आ गए। विराज ने कहा कि राघव, तुम्हारी कंपनी अब मेरी है और श्रेया, तुम्हारी जो कंपनी आज नीलाम होने वाली थी उसे बचाने वाला मैं इकलौता इंसान था, लेकिन अब नहीं। श्रेया पागलों की तरह दौड़कर स्टेज पर चढ़ी और विराज के पैरों में गिर गई। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि विराज, मुझे माफ कर दो, मैं अंधी हो गई थी, मैं भूल गई थी कि इंसानियत कपड़ों से नहीं होती है। उसने विराज के गंदे और धूल भरे पैरों को अपने हाथों से पकड़ लिया और गिड़गिड़ाने लगी कि मेरी कंपनी मत छीनो, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। विराज ने धीरे से अपना पैर पीछे खींचा और कहा कि तुमने मुझे उस वक्त एक रोटी तक नहीं दी जब मैं भूख से मर रहा था और मेरे बीमार पिता को सड़क पर फेंकवा दिया। आज तुम जो यहां गिड़गिड़ा रही हो, यह पछतावा नहीं है बल्कि अपनी अमीरी छिन जाने का डर है। विराज ने मैनेजर की तरफ देखा और आदेश दिया कि इस हॉल में जितने भी लोग हैं जो गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें अभी के अभी बाहर निकाला जाए और श्रेया की कंपनी को आज ही ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। श्रेया फर्श पर बैठकर जोर जोर से रो रही थी, पर अब कोई उसे उठाने वाला नहीं था, क्योंकि जिसे उसने ठोकर मारी थी वही आज उसका भाग्य विधाता था। विराज उसी वक्त होटल से बाहर निकला और सीधे उस पुराने पेड़ के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता लेटे थे। इस बार उसके साथ शहर के सबसे बड़े डॉक्टरों की टीम और एम्बुलेंस थी। विराज ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और बोला कि पिताजी, आपका बेटा जीत गया
और अब आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे और उन्होंने विराज के सिर पर हाथ रखा। विराज ने अपनी उस फटी हुई पुरानी साइकिल की तरफ देखा जो अब कचरे में तब्दील हो चुकी थी, और उसने मन ही मन सोचा कि महल की दीवारों से ज्यादा कड़वा सबक उसे उन तंग गलियों ने सिखाया था। विराज अब शहर का सबसे बड़ा नाम बन चुका था, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी और उसने अपनी पहली कमाई से उन गरीब मजदूरों के लिए एक अस्पताल बनवाया जहां किसी को इलाज के लिए अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं थी। श्रेया अब उसी सड़क पर अकेली भटक रही थी जहां उसने कभी विराज का अपमान किया था, और उसे अब समझ आया था कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंक बनने में देर नहीं लगती। दोस्तों, उम्मीद है कि विराज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको एक बड़ा सबक दिया होगा कि कभी भी किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हाइडन एम्पायर स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी इमोशनल और प्रेरणादायक कहानियां ला सकें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।